नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस खास शो में हम आपको बताते हैं दुनिया के हलचल के बारे में, बताते हैं आपको कहां जंगी मोर्चे हैं, कहां दो देशों के बीच तनाव है, कहां युद्ध की स्थिति बन रही है, कौन किस पर हमला कर रहा है, किस जंग की क्या स्थिति है, रूस यूक्रेन वॉर में क्या स्थिति है, अमेरिका ईरान के बीच तनाव कहां तक पहुंचा है, इसराइल क्या स्टेप ले रहा है, अमेरिका चाइना पर क्या एक्शन ले रहा है। सारी खबरें डिटेल से हम आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों को आज हम आपके सामने तफसील से रखने वाले हैं वो जल्दी से पहले एक झलक के तौर पर देख लेते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज दुनिया की नब्ज जिस जगह सबसे तेज धड़क रही है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, समंदर का सकरा रास्ता, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। अमेरिका और ईरान इसे लेकर आमने सामने हो गए हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर सालों से चली आ रही खींचतान अब कागजों और बैठकों से निकलकर समंदर की लहरों पर टकराव का रूप ले चुकी है। खाड़ी देशों के तेल निर्यात की लाइफलाइन वही होर्मुज आज बारूद की ढेर पर बैठा है। अगर यहां एक भी चिंगारी भड़की तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं होगा, तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की सामरिक स्थिरता सब कुछ हिल जाएगा। सवाल यह कि यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या दुनिया बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जहाजों को, अपने सैनिकों को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि वो ईरानी सीमा से दूर रहें। आखिर इस चेतावनी के पीछे की वजह क्या है? क्या अमेरिका पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के सैन्य तैयारी से डर गया है? डिटेल आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे उस टकराव की जो दिखता तो सख्त है लेकिन भीतर कूटनीति की परतें छिपी हुई हैं। खाड़ी में तनाव चरम पर है। अमेरिका ईरान आमने सामने है। एक तरफ बयानबाजी तेज है, दूसरी तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे भी बातचीत की कोशिश हो रही है। ओमान में हुई अमेरिका ईरान की बातचीत भले ही किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब ईरान की ओर से एक बड़ा संकेत सामने आया है। तेहरान ने कहा है अगर उस पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो वो यूरेनियम संवर्धन कम करने पर दोबारा विचार कर सकता है। तो क्या ये ईरान की मजबूरी है क्योंकि ईरान के हालात ऐसे नहीं हैं, या फिर दबाव बनाने की एक रणनीति है, या फिर इस जंग से पहले तैयारी के लिए टाइम बाय करने की कोशिश है? डिटेल से इस खबर पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड नाउ में आपको दिखाएंगे आज दुनिया की राजनीति में, समुद्री राजनीति में बहुत बड़ा धमाका हुआ। अमेरिका ने इस बार चेतावनी नहीं दी बल्कि चीन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया। हिंद महासागर में घेर कर चीन जा रहे वेनेजुएला के एक ऑयल टैंकर को धर लिया गया अमेरिका की तरफ से, जो चीनी रिफाइनरी की ओर जा रहा था। चीन ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। तो क्या एक इंटरसेप्शन है या बीजिंग के लिए वॉशिंगटन की ओपन चुनौती कि आपको जो करना है कर लीजिए? हिंद महासागर में अमेरिका यह एक्शन जारी रखेगा। अमेरिका की यह बड़ी स्ट्राइक बीजिंग से लेकर जिनेवा तक हलचल मचा गई है। इसके बाद चीन का रिएक्शन क्या है? चीन वर्सेस अमेरिका में स्थिति क्या है? अमेरिका क्यों बार बार चाइना के एनर्जी सेक्टर को हिट कर रहा है, चाइना के ऑयल को कंट्रोल करना चाह रहा है? तो कहीं ये जो ईरान वाली बात चल रही है ये चाइना वर्सेस अमेरिका के बीच का कोई हिस्सा तो नहीं है कि ईरान बहाना है और असली निशाना जो चाइना है? बताएंगे आपको डिटेल से। इसके बाद बातचीत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपने सुना होगा। हमने भी आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी इस शो के जरिए दी। जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेजों ने दुनिया में इस वक्त भूचाल मचा रखा है। कई ताकतवर नाम कटघरे में हैं। लेकिन अब जेफरी एप्स्टीन के इस फाइल में डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक और नाम जुड़ रहा है जो चौंकाता है। दावा यह किया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम का जिक्र है, वो भी एक दो बार नहीं, 1000 से ज्यादा बार। तो किस बात को लेकर पुतिन का जिक्र किया गया है? क्या एप्स्टीन और पुतिन एक दूसरे को जानते थे? राष्ट्रपति पुतिन के बारे में जेफरी एप्स्टीन की फाइल में क्या लिखा गया है? आखिर पुतिन का नाम जेफरी एप्स्टीन के फाइल से कैसे जुड़ रहा है? करेंगे एक गहरी पड़ताल वर्ल्ड नाउ में आज आपके सामने जेफरी एप्स्टीन और पुतिन के इस कनेक्शन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में तमाम बड़ी खबरें विस्तार के साथ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी सीमा से दूर रहने की चेतावनी जारी की है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जहाजों को, अपने सैनिकों को। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की भूमिका इसमें क्या है? अमेरिका और ईरान जब आमने सामने है तो इतनी बड़ी तैयारी के बाद आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिकी जहाज ईरानी सीमा से दूर रहें? क्या अमेरिका को किसी बड़े खतरे का डर है? क्या ईरान ने कोई ऐसी तैयारी कर ली है या कोई ऐसी तैनाती कर ली है जिससे अमेरिकी जहाजों को खतरा है?
या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की चिंता अमेरिका को सता रही है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर खींचतान अब सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं, यह समंदर की लहरों पर युद्ध का खतरा है, जो हम सभी जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों ट्रंप अपने जहाजों को दूर रहने के लिए कह रहे हैं ईरानी सीमा से? पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लोकेशन को समझिए। यह दुनिया का सबसे व्यस्तम शिपिंग मार्ग है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक चिकन नेक की तरह गलियारा है, जहां से खाड़ी देशों से निकलने वाला, पर्शियन गल्फ से निकलने वाला जो ऑयल है, ये जो यहां से निकलने वाले जो शिप्स हैं, इसी रास्ते को होकर गुजरते हैं, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई का अधिकांश कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। इसलिए अमेरिका ने अपने जहाजों को एक नई एडवाइजरी जारी की, एक वार्निंग जारी की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव और पूर्व ईरान द्वारा अमेरिकी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टैंकरों को जब्त किए जाने की घटनाओं के कारण यह सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है। तो क्या ईरान वास्तव में समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है? और अगर मान लीजिए कि अमेरिका के जंगी जहाज यहां से होते हुए, इस इलाके से होते हुए यहां पर पर्शियन गल्फ में आ जाते हैं, जो कि ईरानी सीमा से लगा हुआ है, और अगर इस एरिया को, ये जो रेड सर्कल में हम आपको दिखा रहे हैं, इसको ईरान ब्लॉक कर देता है, तो यहां पर आकर जितने भी अमेरिकी जहाज हैं वो फंस जाएंगे, और वो आ जाएंगे आयतुल्लाह खामेनेई के चक्रव्यूह में। फिर यहां से उनके लिए निकल पाना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये एरिया ईरान जानता है कि उसे कैसे बंद करना है, कैसे ब्लॉक करना है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के बॉर्डर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यहां पर गल्फ ऑफ ओमान में रहिए या फिर अरब सागर में रहिए, आप इधर ईरान के करीब मत जाइए। यानी अमेरिका को भी डर लग रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक हुआ तो फिर बहुत मार कुटाई हो सकती है इस इलाके में। एक तो तेल तो बंद होगा ही होगा, वैश्विक बाजार में, ऑयल मार्केट में, क्रूड ऑयल के बाजार में बहुत उथल पुथल हो जाएगी, कीमतों में बहुत उथल पुथल हो जाएगी, और इसके लिए सब अमेरिका को जिम्मेदार मानेंगे। और इसके अलावा अमेरिकी शिप्स जो हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो पर्शियन गल्फ में आकर फंस सकते हैं। ईरान कई बार इसे बंद करने की धमकी दे चुका है, और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ अमेरिका के जहाज फंसेंगे, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति को भी झटका लग सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का क्या इंपैक्ट होगा? ट्रंप ने ईरान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापार करने वालों पर 25% का टैरिफ लगाया है। इससे ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इस तनाव के बीच कोई कूटनीतिक उम्मीद बची है, या फिर अमेरिका इस डर की वजह से पर्शियन गल्फ से दूर ही रहेगा और बाहर से ही अपनी स्ट्रैटेजी चलेगा? ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि अमेरिका परमाणु समझौते के साथ साथ ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और मानवाधिकारों पर भी सख्त शर्तें चाहता है। अमेरिका ने अपने जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा है कि आप ईरान के बॉर्डर से दूर रहिए। इसी में अमेरिकी जहाजों की अभी भलाई है। वहीं अमेरिकी प्रशासन ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई गाइडलाइन दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अमेरिकी जहाजों को ईरानी समुद्री सीमा से दूर रहने और किसी भी ईरानी बोर्डिंग प्रयास को तुरंत और मौखिक रूप से ठुकराने की सलाह दी गई है। यह तनाव ऐसे समय में, यह खबर ऐसे समय में सामने है जब दुनिया पहले ही एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है। अमेरिकी परिवहन विभाग के समुद्री प्रशासन MARAT ने नई एडवाइजरी जारी की। इसमें कमर्शियल जहाजों को साफ निर्देश दिया गया है कि वो ईरानी समुद्री सीमा से जितना हो सकता है उतना ही दूर रहे। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब ईरान पूर्व में कई तेल टैंकर्स को जब्त कर चुका है। होर्मुज के इस पानी में छोटी सी चूक भी वर्ल्ड वॉर की चिंगारी को भड़का सकती है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे तनाव बढ़ चुका है। बात साफ है कि असली जंग जो है वो इसी इलाके में है। अमेरिकी शिप्स की तैनाती कहां है? गल्फ ऑफ ओमान में, यानी कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर में। ठीक बात है, वहां से ये शिप्स आना चाहते हैं पर्शियन गल्फ में, यानी कि फारस की खाड़ी में। और ये
रास्ता ही होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। और जितने भी देश आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बड़ा एरिया तो ईरान का है। अगर आप देखें इस पूरे इलाके को, तो इस पूरे इलाके को सबसे वाइड रेंज में कवर ईरान करता है। इसलिए यहां पर तूती बोलती है ईरान की, चलती ईरान की है। क्योंकि इस पूरे, आप अगर पर्शियन गल्फ को देखेंगे, फारस की खाड़ी को देखेंगे, तो पूरा बॉर्डर ईरान से जाकर लगता है और पूरे बॉर्डर पर ईरान के मिसाइल, ड्रोन्स की तैनाती है। इसके अलावा बाकी देशों को देखेंगे, जैसे यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक है, उनका जो ऑयल है वो यहीं से निकलकर ईरान के बॉर्डर से होता हुआ, होर्मुज स्ट्रेट से होता हुआ वैश्विक बाजार तक जाता है, जहां पर अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस वक्त मौजूद है। लेकिन वो इस तरफ आकर यहां फंसना नहीं चाहते, जो ये शिप इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। और यहीं असली खेल छिपा हुआ है। इस मैप के जरिए समझिए, एक तरफ ओमान की खाड़ी, दूसरी तरफ फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी में कंप्लीट कंट्रोल ईरान का है। क्योंकि ये जो बाकी देश हैं, ये चाहकर भी ईरान से पंगे नहीं कर सकते। अगर इन्होंने ईरान से पंगा लेने की कोशिश की अमेरिका के चक्कर में, तो इस पूरे इलाके की शांति भंग हो जाएगी और ईरान अकेला इन मुल्कों को ठोकने की ताकत रखता है। इसलिए अमेरिका यह कह रहा है कि आप अभी बाहर रहिए, आपको ईरान की सीमा के करीब जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको पर्शियन गल्फ में अभी नहीं जाना है। खबर तो यह भी है कि यहां पर, इस जगह पर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं। और इसी रास्ते से होकर, जहां बारूदी सुरंगें लगाई गई हैं, यहीं से निकलता है दुनिया का 20% ऑयल। यानी अगर ईरान ने स्ट्रेटेजिकली इसको ब्लॉक कर दिया, तो फिर तेल रुकेगा, तेल रुका तो व्यापार रुकेगा, व्यापार रुका तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी, तेल बाजार कांप जाएगा, शेयर मार्केट में हाहाकार होगा। ईरान इस चोक पॉइंट में बारूदी सुरंगें बिछाकर रेडी है, यह भी रक्षा जानकार बता रहे हैं। मतलब साफ है, ईरान एक झटके में दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई काट सकता है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश, सबकी निगाहें 33 किलोमीटर के इस पॉइंट पर टिकी हुई हैं, जहां पर यह पूरा खेल चल रहा है। इसलिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने साफ किया है कि उसके जहाजों की और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जहाज नेविगेशन की सुरक्षा से समझौता किए बिना ईरान के क्षेत्रीय समुद्र से अधिकतम दूरी मेंटेन करें। अमेरिका ने अपने कमर्शियल जहाजों को एक एडवाइजरी दी है और साथ ही साथ सैनिकों को भी एडवाइजरी दी है। यह भी जानकारी मिल रही है कि आपको समुद्री सीमा से, ईरान के समुद्री सीमा से दूर रहना है। यदि ईरानी सेना बोर्डिंग यानी कि जहाज पर चढ़ने की अनुमति मांगे तो आप मत दीजिए। सबसे पहले ईरानी सेना को जहाज पर चढ़ने से मना करें। जबरन चढ़ जाएं तो बलपूर्वक विरोध नहीं करना है। तो क्या अमेरिका ईरान से डर गया है? अमेरिकी प्रशासन यह मानता है कि किसी भी तरह की झड़प वैश्विक तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। यही वजह है कि उन्होंने जहाजों की सुरक्षा पहले, टकराव बाद में की हिदायत दी है। यानी अमेरिका ईरान टकराव की आहट और ईरान की तैयारी नजर आने लगी है। वरना अमेरिका जैसे देश को किसी ईरान जैसे देश की सीमा से दूर रहने की सलाह क्यों देगा? जाहिर सी बात है, अमेरिका जितना ताकतवर है और जिस हिसाब से वो ताकत रखता है और जिस हिसाब से उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय किए हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, जिस तरह से यूएस आर्मी बेस है इस इलाके में, वहां पर यह मैसेज देना कि ईरानी समुद्री सीमा से दूर रहिए, जहाजों की सुरक्षा कीजिए, आंखें बंद करके बैठने की गलती मत कीजिए। यानी अमेरिका के पास ईरान की तरफ से कुछ तो ऐसा इनपुट है जिससे वो समझ रहे हैं कि इस बार ईरान केवल कोरी धमकी नहीं दे रहा है। ईरान के पास असला बारूद प्रचुर मात्रा में मौजूद है और इसलिए अमेरिका अपने जहाजों को वार्न कर रहा है, न कि ईरान को कह रहा है। अपनी तैयारी पहले पुख्ता कर रहा है, अपनी सुरक्षा पहले देख रहा है, अपने जहाजों को कह रहा है कि आप ईरान के करीब मत जाइए। और मैटर ऑफ द फैक्ट यह है कि अमेरिका के कई ताकतवर युद्धपोत ईरान के करीब हैं, लेकिन वो ईरान की सीमा के करीब नहीं जा सकते हैं।
ईरान को किन किन एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने घेरा हुआ है? यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस स्प्रुएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन अरब सागर में मौजूद है। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा इस वक्त ईरान को घेर कर खड़ा है, लेकिन अमेरिका उसकी सीमा तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जबकि इजराइल जैसा साथी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है। तो ईरान ने ऐसी कौन सी ताकत बना ली है? ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसे अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ईरान की सीमा के करीब जाने से बचने की कोशिश कर रहा है? और अरब सागर में किसी आम युद्धपोत की तरह चल रहा है, जबकि ये युद्धपोत चलते फिरते दैत्य हैं। ये स्टील के जहाज नहीं है, ये अमेरिका की सैन्य ताकत, तकनीकी ताकत, वैश्विक दादागिरी, वैश्विक दबदबे का तैरता हुआ सबूत है। इसके डेक से 1-2 नहीं 70-80 फाइटर जेट आसमान में हुकूमत करते हैं। इसके रेडार समुद्र की हर हरकत पर नजर गड़ाए रहते हैं। ये जहाज समंदर में लंगर नहीं डालते, संतुलन बदलते हैं। लेकिन अरब सागर में होने के बावजूद अमेरिका के ये जहाज ईरानी सीमा तक पहुंचने की ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और ये कोई आम गश्त नहीं, पेट्रोलिंग नहीं है, ये अमेरिकी ताकत का खुला प्रदर्शन है। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद भी ये ईरानी सीमा से दूर है और एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप ईरानी सीमा से दूर रहिए। अभी समंदर में बढ़ती यह हलचल दरअसल जमीन पर बिगड़ते कूटनीतिक समीकरणों का आईना है। एक तरफ दोनों देश ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोनों तरफ से कमर कसी जा रही है कि हमला हुआ तो फुल फ्लेज वॉर करेंगे, बीच की बातचीत नहीं होगी, आर या पार का मामला होगा। ईरान पर हमले की तैयारी में यूएसएस मैकफॉल भी लगा हुआ है, यूएसएस मिचर भी लगा हुआ है, जो फारस की खाड़ी में पहुंचना चाहते हैं। दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में यूएसएस मैकफॉल मिचर अपनी पोजीशन जो है वो लेने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि भाई, अमेरिका ने साफ कर दिया कि अभी ईरान से थोड़ा आप दूर रहिए। ये रूटीन मूवमेंट नहीं है, ये अमेरिका की तैयारी को बता रहा है। लेकिन अमेरिका की इतनी तैयारियों के बावजूद एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अभी आपको संभल कर चलना है। यानी इस पूरे इलाके में सामरिक और युद्ध का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कभी भी यहां बड़ा धमाका हो सकता है। अरब सागर, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं रह गए। स्ट्रेट होर्मुज स्ट्रेट अब वैश्विक टकराव का मैदान बनता जा रहा है। हूथी विद्रोहियों की बढ़ती दुस्साहसिक हरकतों के बीच अमेरिका ने इस इलाके में एहतियात बरतने की, संयम बरतने की कोशिश दिखाई है। अमेरिका भी चाहता है कि किसी भी तरह से इस मामले को बातचीत से सुलझा लिया जाए, जिससे अमेरिका की नाक भी बच जाए, अमेरिकी सैनिक की ताकतों की नाक भी बच जाए, अमेरिकी साख भी बच जाए और डील हो जाए। ईरान अमेरिका से डील कर ले, जिससे कि यहां टकराव की स्थिति ना बने। जबकि अमेरिकी नौसेना ने अपना अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक लाल सागर में तैनात कर दिया है। यह तैनाती कोई रूटीन मूव नहीं है, बल्कि एक सीधा और सख्त जवाब है हूथी हमलों के खिलाफ, जो अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी को लगातार निशाना बना रहे हैं। यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये रडार से लेकर मिसाइल सिस्टम की ऐसी क्षमता से लैस है जो चलता फिरता सैन्य बेस इसे बनाता है। ये हवा में ऑपरेट कर सकते हैं, समुद्र में ऑपरेट कर सकते हैं और जमीन पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका भी इस इलाके में खुद को घिरता हुआ पा रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह, एक तरफ हूथी, एक तरफ ईरान और कोने में फंसा हुआ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक बार फिर पश्चिम को खुली चेतावनी दी है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए खामनेई ने साफ कहा कि ईरान की ताकत सिर्फ मिसाइल नहीं, उसका अडिग इरादा है। खामनेई लंबे समय के बाद ईरान के नेशनल टेलीविजन पर आए, क्योंकि ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह थी। 11 फरवरी 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति, जब तख्ता पलट किया गया ईरान में, अमेरिकी समर्थित सरकार का देश निकाला किया गया और उसको 47 साल पूरा हो रहे हैं ईरान में।
इसलिए खामेनेई ने सोचा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट अवसर है जब ईरानियों में अमेरिका के खिलाफ जोश भर दिया जाए, एक राष्ट्रवाद की भावना जगाई जाए। खामेनेई ने आह्वान किया कि दुश्मन के खिलाफ एकजुटता दिखाने का वक्त आ गया है, अमेरिका को चुनौती देने का वक्त आ गया है, अमेरिका के सामने हम झुकेंगे नहीं। खामेनेई के तेवर साफ नजर आए इस संबोधन में, जबकि यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिका के साथ अमेरिका ईरान के बीच टकराव बरकरार है। खामेनेई ने ईरानी जनता से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि दुश्मन को निराश करना ही अब असली जवाब होगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ ओमान में अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। सवाल बहुत साफ है, क्या बातचीत सिर्फ वक्त खरीदने की रणनीति है? और क्या सड़कों पर उतरती भीड़ अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक संदेश है? खामेनेई का यह बयान सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ईरान की उस नीति का ऐलान है जहां संवाद भी जारी है और दबाव की राजनीति भी जारी है। तेहरान से उठती यह आवाज वॉशिंगटन तक साफ सुनाई देने के लिए काफी है कि ईरान किसी भी कीमत पर अब झुकने वाला नहीं। जबकि ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत हुई है, लेकिन यह बातचीत फेल हो गई। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से पारा चढ़ गया। दोनों देशों का तनाव भी बढ़ गया। अमेरिका कूटनीति के साथ साथ ताकत की भाषा भी बोल रहा है और यही काम ईरान भी कर रहा है। ईरान भी ताकत के साथ साथ कूटनीतिक रास्ते पर भी चलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार खुले मन से चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान नहीं माना तो अंजाम गंभीर होंगे। दूसरी ओर ईरान भी खुले मन से बार बार चेतावनी दे रहा है कि दम है तो हमला करके दिखाओ, जबकि कूटनीतिक दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। और यह भी कहा गया है दोनों देशों के अधिकारियों की तरफ से कि बातचीत का रास्ता अभी भी जारी है, वार्ता जारी है। ईरान के शीर्ष राजनयिक ने इसे सकारात्मक शुरुआत बताया, लेकिन अमेरिका का रुख कड़ा नजर आया। इस बातचीत के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर सख्त सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया। 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि ईरान को साइन करना ही होगा, ईरान को डील करना ही होगा और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सरेंडर करना ही होगा। जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम रोकने का तो मतलब ही नहीं बनता और तो एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए अब पूरी लड़ाई जो है वो पर्शियन गल्फ पर आकर टिक गई है, जहां से जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से रोजाना करीब 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकलता है। हर दिन लगभग 29 करोड़ क्यूबिक गैस की आवाजाही होती है। अगर यह हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो तेल गैस की सप्लाई बाधित होगी, तेल गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है, फ्रेट और शिपिंग चार्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा आ सकता है। एशिया, यूरोप और भारत इससे प्रभावित हो सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है और इसलिए लग रहा है कि धमकी और कूटनीति और दबाव का यह खेल अभी लंबा चलेगा, क्योंकि अमेरिका भी अभी संयम बरतता हुआ दिख रहा है। अपने जहाजों को कह रहा है कि आगे नहीं बढ़ना है, ईरानी सीमा से दूर रहना है और एहतियात बरतना, यानी कि अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, डिटेल आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी कूटनीतिक मोर्चे की। कूटनीतिक मोर्चे पर कैसे दोनों देश एक दूसरे से डील करना चाहते हैं। एक तरफ तीर तलवार गोली बारूद की भाषा बोली जा रही है, तो दूसरी तरफ दोनों देश ये भी संकेत दे रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। एक तरफ दोनों देश एक दूसरे पर सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से कूटनीतिक चालें भी चली जा रही हैं। अमेरिका बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है। ईरान भी यह दिखाने में पीछे नहीं रहना चाहता कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। आइए बातचीत कीजिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर तनाव कम करने के लिए बातचीत से कुछ हल निकल सकता है तो बेशक ईरान बातचीत करेगा। और इसलिए जहां पर कूटनीतिक मैदान में भी जंग लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तलवारें भी एक दूसरे के खिलाफ खींची जा रही है। ओमान में हुई बातचीत तो बेनतीजा रही,
लेकिन अब ईरान ने यूरेनियम संवर्धन कम करने को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। ईरान का कहना है कि अगर उस पर लगाए गए सारे इंटरनेशनल सैंक्शन को हटा दिया जाता है तो फिर वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर विचार कर सकता है। तो क्या है ये ईरान की नई चाल? क्योंकि अभी तक ईरान ये कह रहा था कि वो परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए थे। अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए थे। ओमान के विदेश मंत्री मध्यस्थता कर रहे थे बद्र अल बुसैदी। बातचीत औपचारिक रूप से परोक्ष थी, इनडायरेक्ट थी। दोनों पक्ष अलग अलग कमरे में बैठकर संदेश ओमान के जरिए आदान प्रदान करते नजर आए, लेकिन अराक्ची और यूएस प्रतिनिधि के बीच सीमित सीधा संपर्क भी हुआ। यहां तक कि दोनों देशों के बीच हैंडशेक मोमेंट भी आया। अब हाथ मिले थे तो क्या दिल भी मिलने चाहिए थे? बातचीत का एजेंडा क्या था? ईरान और अमेरिका के बीच जिस बातचीत को कूटनीति की नई शुरुआत बताया जा रहा था, वो बातचीत तो फेल साबित हुई, लेकिन दावे बड़े किए गए, एजेंडा बहुत भारी था। अब नतीजा जो भी रहा हो, ईरान ने कहा कि बातचीत का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित है। मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय सशस्त्र समूह या घरेलू राजनीति पर ईरान चर्चा नहीं करेगा। और ईरान ने यह भी क्लियर किया कि यूरेनियम एनरिचमेंट हम पूरी तरीके से क्लोज नहीं करेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा कि संवर्धन यूरेनियम ईरान का असंपूरक अधिकार है। हां, अगर अमेरिका युद्ध टालना चाहता है, ईरान से टकराव नहीं चाहता है, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और ईरान यह भरोसा देने के लिए तैयार है कि ईरान यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेगा, शांतिपूर्ण उपयोग पर बातचीत कर सकते हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि सभी मुद्दों पर बातचीत हो, या व्यापक बातचीत होनी चाहिए। मिसाइल प्रोग्राम भी इस बातचीत में शामिल हो, क्योंकि जिस हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना रहा है, उससे इजराइल और जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं यूएस के, उनको डर लगता है। ईरान से किसी मिडिल ईस्ट के देश के पड़ती नहीं है। ईरान एक शिया कंट्री है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के अंदर जो मानवाधिकार के मुद्दे हैं वो भी एजेंडा में आए। अमेरिका को आशंका है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा है, वो परमाणु हथियार की दिशा में है, जबकि ईरान बार बार यह कह रहा है कि यह हमारे क्लीन एनर्जी का एक फोकस है। इस बैठक के बाद दोनों पक्ष ये कह रहे थे कि बातचीत तो बड़े पॉजिटिव माहौल में हुई, कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया। आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति भी बनी। बैठक के बाद भी ईरान ने दोहराया कि पूर्ण यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं होगा। यानी वियना से लेकर वॉशिंगटन तक उम्मीदों का शोर था, लेकिन ईरान अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठते ही असली सच सामने आ गया। एक तरफ अमेरिका की जिद, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करे, दूसरी तरफ ईरान का साफ संदेश, पहले पाबंदियां हटाओ, बाद में किसी तरह की बात होगी। एजेंडा लंबा था, परमाणु समझौता, प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा, तेल निर्यात, लेकिन हर मुद्दे पर दोनों के बीच सिर्फ टकराव, कोई आम सहमति नहीं। तो क्या ये बातचीत के नाम पर डिप्लोमेटिक ड्रामा चल रहा है? ना भरोसा बन पाया, ना रास्ता निकल पाया, और तनाव अभी भी जस के तस है। अब ईरान यह कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर लगे सारे सैंक्शन हटा दिए जाते हैं, जिससे कि ईरान को फ्रैंकली बहुत नुकसान हो चुका है। ईरान इकोनॉमिकली सफोकेट कर रहा है, चोक कर गया है। ईरान की इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है। इसलिए ईरान एक ईमानदार पेशकश ये कर रहा है कि भाई अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं और पश्चिमी देशों के दबाव में आकर जो प्रतिबंध ईरान पर लगाए, आप उनको हटा लीजिए। हम आपके साथ परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है कि शायद ईरान IAEA इंटरनेशनल एजेंसी जो है उसको भी एंट्री दे दे ईरान में। यानी ईरान से एक ऐसा संकेत जिसने वॉशिंगटन से लेकर पश्चिम एशिया तक हलचल मचा दी। 37 साल में पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता
आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। और पहली बार ऐसा हुआ कि खामनेई ने वायु सेना कमांडरों की बैठक से भी दूरी बनाई। सवाल यह है कि कहीं ये डिकॉय तो नहीं है ईरान का, कि टाइम बाय की कोशिश हो रही है और ईरान अपने बड़े बैलिस्टिक हथियारों की तैनाती कर रहा है, किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी, किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। जबकि 1989 में सत्ता संभालने के बाद हर साल वायुसेना कमांडर्स को संबोधित करने वाले आयतुल्ला अली खामेनेई इस बार नजर नहीं आए। 8 फरवरी की बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि ईरानी सैन्य रणनीति का साफ संदेश मानी जाती है। लेकिन इस बार मंच खाली था। यह गैर मौजूदगी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान में हर तरफ तनातनी है। जवाबी धमकियों ने माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। और खामनेई बैठक में नहीं आ रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हां ठीक है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। तो क्या खामनेई किसी बड़े एक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे? पर्दे के पीछे कोई और खेल तो नहीं खेल रहे? खामनेई किसी बड़े टकराव का इंतजाम तो नहीं कर रहे? विश्लेषकों का मानना है कि ईरान में सर्वोच्च नेता की अनुपस्थिति कमजोरी नहीं, बल्कि संदेश होती है। यह संदेश अमेरिका के लिए चेतावनी भी हो सकता है कि अगली चाल दिखेगी नहीं, बल्कि महसूस होगी। खामनेई की गैर मौजूदगी सिर्फ एक बैठक की खबर नहीं है, बल्कि उस अनकही रणनीति की हाट है जो पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल सकती है। अब दुनिया की निगाहें तेहरान पर है, क्योंकि जब ईरान चुप होता है तो अक्सर तूफान के आसार होते हैं। दरअसल ईरान पिछले कुछ समय से 60% यूरेनियम संवर्धित कर चुका है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी माना जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल दोनों इस बात को लेकर तेहरान पर सख्त है और वो तेहरान के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं यकीन है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम जिंदा है। अमेरिका को भी ये डर है कि ईरान ने कहीं परमाणु हथियार तो नहीं बना लिए हैं। माना यह जाता है कि ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धन जरूरी होता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि 70-80% तक भी परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। 60 से 90 तक पहुंचना एक तेज प्रक्रिया होती है। ईरान पहले से 60% एनरिचमेंट हासिल कर चुका है। अब ईरान को थ्रेशहोल्ड स्टेट माना जा रहा है। अब ईरान का परमाणु ठिकाना कहां है, यह भी जान लीजिए। नतांज सबसे पुराना है। अच्छा, नतांज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि नतांज को बनाने में, स्थापित करने में अमेरिका ने हेल्प की थी। नतांज तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह यूरेनियम एनरिचमेंट का एक मुख्य अड्डा माना जाता है। गैस सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम को समृद्ध किया जाता है। इसके अलावा एक इलाका है फोर्डो, जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के तौर पर जाना जाता है। कोम के उत्तर में पहाड़ों के भीतर से बनाया गया है। तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। भूमिगत यूरेनियम समृद्ध कारखाने से माना जाता है। एक और इलाका है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। इस्फहान शहर के बाहर मध्य ईरान में है। ये कन्वर्जन, ईंधन निर्माण और दूसरी नाभिकीय तकनीक केंद्र का इलाका माना जाता है। फिर एक इलाका है खोंडाब अराक, जो कि हेवी वाटर रिएक्टर है। ये तेहरान के दक्षिण पश्चिम में है, अराक क्षेत्र के पास है। इसे पहले IR-40 के नाम से जाना जाता था। यह प्लूटोनियम उत्पादन के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। फिर है तेहरान रिसर्च रिएक्टर, जो कि तेहरान में ही मौजूद है, यानी देश की राजधानी में। हालांकि तेहरान का यह दावा है कि मेडिकल उत्पादन के लिए प्रयोगशाला के तौर पर यह रिएक्टर काम करता है। इसे मेडिकली यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका बम से या फिर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर में, जो फारस की खाड़ी के किनारे है। ये ईरान की इकलौती कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस से ईंधन प्राप्त होता है और इस्तेमाल के बाद वापस भेजा जाता है। अमेरिका पर लगे जो धमकियों के आरोप हैं, जो युद्ध छेड़ने के आरोप हैं, इस बीच अमेरिका की तैनाती यह बता रही है कि युद्ध छेड़ने के नहीं, युद्ध करने के मूड में अमेरिका। जबकि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटते ही यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने का वादा ईरान ने एक बार फिर किया है। यानी कि कूटनीतिक बसात पर शय और मात का खेल खेला जा रहा है। कौन किसको कितना घुमा सकता है, कौन किसको ज्यादा टोपी पहना सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप को दिए इस संकेत में ईरान ने वॉशिंगटन में हलचल बढ़ा दी है। वहीं तेहरान के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर भी नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का बैठकों से दूरी बनाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ईरान या तो बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है या फिर वो सैंक्शंस हटाने को लेकर यानी कि सौदेबाजी की राह पर वापस आना चाहता है। अब ये संयोग है, प्रयोग है, साजिश है, क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन आर्थिक दबाव से जूझ रहा ईरान एक तरफ अमेरिका को नरमी के संदेश दे रहा है तो दूसरी तरफ अपने कट्टरपंथी गुटों को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम पर लगाम का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से रखा जा रहा है। ईरान कह रहा है बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि उसे प्रतिबंधों से राहत चाहिए। दुनिया की निगाहें ट्रंप के अगले कदम पर है। क्या वो ईरान को मौका देंगे या फिर वो अंदर की खबर ढूंढ निकालेंगे कि आखिर ईरान किस तरह की तैयारी में लगा हुआ। अगर खामेनेई एक सैन्य बैठक में नहीं आ रहे तो खामेनेई क्या किसी बड़े ऑपरेशन को लीड करने वाले हैं? क्या युद्ध का एक बड़ा खाका खींचा जा रहा है, बड़ी तस्वीर उकेरी जा रही है? नजर हमारी रहेगी, अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूं। ये जो अमेरिका ईरान अमेरिका ईरान अमेरिका ईरान आप सुन रहे हैं, यह अमेरिका ईरान की कहानी नहीं है। यह कहानी है अमेरिका चीन की। यह अमेरिका चीन की कहानी वाया ईरान है। कबीर जी का एक दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना होए। यही स्थिति ईरान की है। अमेरिका अचानक से ईरान की तरफ नहीं आया है। अमेरिका पहले वेनेजुएला की तरफ गया। वेनेजुएला की तरफ जाने के बाद अमेरिका पहुंचा ईरान की तरफ। अमेरिका को ईरान का तेल नहीं चाहिए, ईरान के तेल पर कंट्रोल चाहिए। क्यों चाहिए वो इस खबर से आपको कंफर्म हो जाएगी, इसका सबूत मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो इसे इसलिए चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि चाइना को इस दुनिया में कहीं से भी इजीली कच्चा तेल मिले, और अगर मिले तो वो अमेरिका के इशारों पर मिले, जिससे कि चाइना क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर घुटनों पर आए और चीन के अमेरिका के साथ डील करे। तो अमेरिका की बादशाहत तेल पर, चीन की बादशाहत क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के रिफाइनमेंट पर, तो दोनों बराबरी होकर बात करें, कोई किसी को आंखें ना तरे रहे। आज की तारीख में 100% सच्चाई वाली बात यह है दोस्तों कि अगर चीन के फॉसिल फ्यूल को अमेरिका ने पूरी तरीके से चोक कर दिया ईरान पर कंट्रोल के बाद, तो फिर चीन धराशायी हो जाएगा। चलिए इस खबर को डिटेल से समझते हैं। चीन ने क्या किया? चीन ने अभी भी शैडो फ्लीट के जरिए ईरान से तेल लेना जारी रखा है, लेकिन इसी शैडो फ्लीट पर अमेरिका ने कर दी बड़ी स्ट्राइक, यानी इसे आप डायरेक्ट हमला मानिए चीन पर। और हिंद महासागर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिससे मैसेज सीधा गया है जिनपिंग को और चाइना को। दुनिया की समुद्री राजनीति में एक बड़ा धमाका आज देखा गया। अमेरिका ने इस बार बयान नहीं दिया, अमेरिका ने इस बार डायरेक्ट एक्शन ले लिया। एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की हिंद महासागर में। यूएस नेवी ने ऑपरेशन अकीला 2 टैंकर पर चला दिया। रूस वेनेजुएला का तेल इस पर लदा हुआ था। अमेरिकी नेवी ने अकीला 2 का पीछा किया। कैरेबियन सागर से हिंद महासागर तक पीछा किया गया और हिंद महासागर में पहुंचने पर अमेरिकी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर की मदद से यूएस कमांडो रूसी शिप पर उतरे। शिप को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया और कहा कि इसने अमेरिका के बनाए नियम तोड़े हैं और इस तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया जो चाइना की तरफ जा रहा था, यानी कि चाइना का माल इसमें लदा हुआ था, चाइना का सामान इसमें लदा हुआ था। आपको याद होगा 7 जनवरी को भी यूएस ने रूसी जहाज बेला 1 को कब्जे में लिया था। इसके बाद बेला 2 को भी कब्जे में ले लिया था और अब तक दर्जनों शिप्स को यूएस नेवी अपने कब्जे में ले चुकी है, जो या तो वेनेजुएला से निकले हैं या फिर ईरान से निकल रहे थे।
यूएस नेवी ने हिंद महासागर में ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वेनेजुएला के तेल टैंकर अकीला 2 को न केवल रोका बल्कि उसे पूरी तरीके से सीज कर लिया। यह पहली बार है जब अमेरिका ने हिंद महासागर में चीन के किसी माल पर सीधा हाथ डाला है। चीन की ओर जा रहे किसी बड़े तेल कार्गो को हथिया लिया है, कब्जा लिया है और जिनपिंग को सीधी चुनौती दे दी है, चाइना को सीधी चुनौती दे दी है। यह कोई तेल टैंकर पर कब्जे की कहानी नहीं है, यह एनर्जी की खुली लड़ाई है और शी जिनपिंग को अमेरिका का डायरेक्ट मैसेज है। पकड़ा गया जहाज स्विसमैक्स श्रेणी का एक विशाल टैंकर है जो 7 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि बीजिंग लंबे समय से वेनेजुएला से भारी छूट पर तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। यह पहली बार है जब अमेरिका ने चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन को सीधे तौर पर टारगेट किया है। जिसे अब तक चीन के लिए सुरक्षित माना जाता था, वो एरिया भी अब अमेरिकी हाथों में है। चीन अगर अमेरिका के प्रतिबंधों को चकमा देगा तो जवाब अमेरिका की तरफ से आएगा और समुद्र में चीनी जहाजों की घेरेबंदी कर दी जाएगी। और वेनेजुएला का तेल, जैसे कि आपको पता है, पहले ही अमेरिकी कंट्रोल में आ चुका है। चीन उसी प्रतिबंधित तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनना चाह रहा था और अमेरिका ने पूरा हाथ इस जहाज पर रख दिया और कहा कि यह जहाज चाइना तक नहीं जाएगा, यह जहाज यूएस नेवी के पास रहेगा। चीन को जो करना है करे। यह ऑपरेशन सिर्फ टैंकर रोकने की नहीं है, बल्कि चीन के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को सीमित करने की एक बड़ी रणनीति है। हालांकि चाइना की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई पलटवार वाली बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि चीन को हिंद महासागर में इस तरह से चुनौती देना, ये क्या मैसेज दे रहा है बीजिंग को और चाइना को और शी जिनपिंग को। और ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये है एनर्जी की लड़ाई, ये है सुपर पावर की कुर्सी की जंग। अमेरिका जानता है कि अगर ड्रैगन को खुला मैदान मिल गया तो डॉलर की बादशाहत हिल जाएगी। क्रिटिकल अर्थ मिनरल पर अमेरिका की बादशाहत कभी नहीं बन पाएगी। चीन की मोनोपोली चलेगी और इसलिए चीन के तेल को रोकना होगा और चीन को तेल के लिए अमेरिका के पास आना होगा। और इसी रणनीति पर काम कर रहा है अमेरिका। कभी चीन को घेर कर, कभी सैंक्शंस के जरिए, कभी वेनेजुएला पे सैंक्शन, कभी रशिया पे सैंक्शन, कभी ईरान पे सैंक्शन। ये वो देश हैं जो चाइना को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। और अब तो सैंक्शन से एक कदम आगे बढ़ चुका है अमेरिका और समंदर के बीचों बीच तेल टैंकर्स को कब्जा रहा है, जो भी तेल चीन पहुंचना चाहता है। चीन तेल चाहता है, जैसे कि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पर उसकी बादशाहत बनी रहे, उसकी ताकत बनी रहे और वो इसी क्रिटिकल मिनरल के जरिए दुनिया पर हुकूमत चाहता है। अमेरिका चाहता है कि अगर ड्रैगन ने मोनोपोली की तो उसे तेल ही नहीं दिया जाए, यानी कि ड्रैगन को खुला खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के सामने खड़े होने की ताकत नहीं दी जाएगी। हालांकि इसके बाद बीजिंग की प्रतिक्रिया बहुत तेज आई है। बीजिंग ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती कहा है और चीनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दे दिया है। चीन को लग रहा है कि अगर अमेरिका हिंद महासागर में इस तरह की कार्रवाई जारी रखता है तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। चीन वेनेजुएला से तेल के जरिए अपने पुराने कर्ज की वसूली भी कर रहा था, जिसे अमेरिका ने सीधे सीधे रोक दिया है। अब चीन वेनेजुएला ऑयल डील के बीच कर्ज की वसूली का खेल भी देख लीजिए। बहुत सियाना देश है चीन, वो बहुत महंगे कर्ज वसूलता है। अब वसूली कैसे कर रहा था वेनेजुएला से, ये देखिए। वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। चीन ने अपना कर्ज 50 अरब डॉलर से ज्यादा चढ़ा दिया। वेनेजुएला से प्रॉमिस करवाया कि आप तेल सप्लाई करके इस कर्ज को उतारेंगे और पूरी सप्लाई नहीं। 2014 में निर्यात 2,76,000 बैरल पर डे था। फिर मादुरो दौर आया, कर्ज चुकाने के लिए सस्ता तेल चाइना खरीदने लगा औने पौने दाम में।
अब मरता क्या ना करता। काराकस इतना बड़ा कर्ज ले चुका था, मादुरो चीन के कर्ज के जाल में ट्रैप हो चुके थे और औने पौने दाम में तेल बेचने की डील वेनेजुएला ने कर ली, मादुरो सरकार ने कर ली, जिसे तेल के बदले कर्ज का सौदा कहा गया। अब अमेरिका की नजर ईरान और वेनेजुएला दोनों पर टिकी थी। अमेरिका ने चीन को वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत तो दी, लेकिन इसके साथ एक शर्त रख दी, जिससे बीजिंग की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पहले तो वेनेजुएला को कंट्रोल किया और चीन को वेनेजुएला का तेल ना सस्ते में मिलेगा और ना अंडरकट दामों पर। अमेरिका ने कहा आपको तेल चाहिए तो आप लीजिए। अमेरिका भी वेनेजुएला का तेल बेचना चाहता है, वो अपने घर तेल रखकर क्या करेगा। अमेरिका पास ब्रेंट ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि चाइना को औने पौने दाम में तेल नहीं देंगे। तेल मिलेगा लेकिन फेयर मार्केट प्राइस पर बिकेगा। जो रेट पूरी दुनिया में है वही रेट आपको भी मिलेगा। यानी चीन का जो खेल मादुरो के दौर में चल रहा था, जहां चीन को औने पौने दाम में तेल बेच दिया जा रहा था, वो खेल खत्म हो गया। उससे चाइना तिलमिला उठा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद वेनेजुएला के तेल निर्यात पर अमेरिका का टोटल कंट्रोल है और ये बात बीजिंग को हजम नहीं हो पा रही है। हकीकत तो यह है कि वेनेजुएला के तेल का बड़ा हिस्सा अब अमेरिका ही डील करता है। आपको याद होगा जब भारत के लिए अमेरिका ने 18% टैरिफ का ऐलान किया तो उस मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लिखा था कि भारत वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। यानी वेनेजुएला से एक बूंद कच्चा तेल भी अगर निकलेगा तो वो डील अमेरिका करेगा, न कि वेनेजुएला। और यही काम अमेरिका ईरान को लेकर करना चाहता है। ईरान से वैसे भी अभी तेल नहीं निकल सकता क्योंकि ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है और इसकी वजह से चाइना सफोकेट कर रहा है। चाइना ने अपनी ऑयल रिजर्व पॉलिसी में भी चेंजेस लाए। जानकारी बताते हैं, जहां वो 6 महीने का बफर लेकर चल रहा था, अब चाइना की नई पॉलिसी ये है कि वो 1 साल के ऑयल रिजर्व के साथ आगे बढ़ेगा। भविष्य में 1 साल का बफर तैयार करेगा क्रूड ऑयल में। यानी ये कहानी दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की कहानी है और इसकी वजह से ये सारा ड्रामा जो आप वेनेजुएला से लेकर ईरान तक देख रहे हैं, ये सारा ड्रामा चल रहा है। लड़ाई की बात चल रही है। आज की तारीख में अगर ईरान डील कर ले अमेरिका के साथ, ईरान के ऑयल को वो अमेरिका के हिसाब से खरीदेगा, बेचेगा, तो आप देखिए यहां ना कोई लड़ाई होगी और ना कोई जंग होगा, ना एक मिसाइल चलेगी, ना एक बुलेट फायर होगा और यहां से जितने भी अमेरिकी तैनाती है वो अगले ही दिन खत्म हो जाएंगे। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स। अब बोलेंगे आप एप्स्टीन फाइल्स में नया क्या है? ये तो हर जगह है, सोशल मीडिया पर है, अखबारों में है, टेलीविजन पर है, न्यूज में है। लेकिन इस बार एप्स्टीन फाइल्स में एक ऐसा नाम सामने आया है जो बहुत चौंका रहा है। इन दस्तावेजों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम आने से सनसनी फैल गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एप्स्टीन के 35 लाख से अधिक पेज के दस्तावेज जारी किए। कहते हैं इसमें पुतिन का जिक्र 100 से ज्यादा बार किया गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि एप्स्टीन ने रूसी शीर्ष नेताओं से जोड़ने की कोशिश की थी और एप्स्टीन फाइल्स में पुतिन कनेक्शन का खुलासा हुआ है। अमेरिकी डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज, वीडियो और तस्वीरें जारी की। फाइलों में व्लादिमीर पुतिन का नाम कई बार है। रूस और रूसी अधिकारियों का तो हजारों बार जिक्र किया गया है। एप्स्टीन के रूस से जुड़े नेताओं से ईमेल और संपर्क मिले हैं, मॉस्को से रिश्ते मिले हैं, रूसी राजदूत से नियमित बातचीत के सबूत मिले हैं। जासूसी एंगल की आशंका तेज हो गई है, जांच भी तेज कर दी गई है। लेकिन पुतिन का नाम क्यों है? आइए जानते हैं इस खबर को। 2017 तक उसका मुख्य संपर्क यानी कि एप्स्टीन का रूस के यूएन एम्बेसडर विटाली चोरकिन थे। चोरकिन के मारे जाने के बाद एप्स्टीन ने नॉर्वे के राजनेता
थॉर्ब जॉन जैकलिन से संपर्क किया और उनके माध्यम से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन से मिलने की इच्छा जताई। एप्स्टीन ने 2014 में पुतिन के साथ एक बैठक तय होने का भी दावा किया था, लेकिन कहते हैं कि कभी उसकी पुतिन से मुलाकात हो नहीं पाई। वो पुतिन तक पहुंचना चाहता था। रूस में भी वो अमेरिका जैसा कुछ खेल करना चाहता था, लेकिन पुतिन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। जेफरी एप्स्टीन, जिसने अमेरिकी फाइनेंसर और सोशलाइट हाई प्रोफाइल नेटवर्क बिजनेस पॉलिटिक्स रॉयल फैमिली से लिंक के तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन साल 2000 के दशक के बाद नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया, 13 महीने जेल की सजा हुई, फिर प्रोबेशन पर बाहर आया, लेकिन 2019 में फिर गिरफ्तार कर लिया गया सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने के आरोप में। एप्स्टीन केस की पूरी कहानी भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां की शिकायत पुलिस में पहुंची। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को बहाने से बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उस पर सेक्स करने का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर यह बात अपने माता पिता को बताई तो पुलिस में तुरंत शिकायत की गई। तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान यह मामला सामने आया कि अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करके करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। लेकिन अब एप्स्टीन की इस फाइल से पुतिन का नाम जुड़ रहा है, यानी कि पुतिन के साथ कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन हां, पुतिन का जिक्र जरूर है क्योंकि एप्स्टीन पुतिन से मिलना चाहता था। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।